अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लाइट हमारे यूनिवर्स का और हमारी रोज़ाना ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट है जो फिज़िकल नहीं है, फिर भी हमारी फ़िज़िकल लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। एक ऐसी चीज़ जिसके ना होने से आप अच्छी आँखों के बावजूद अंधापन महसूस कर सकते हो। एक इतनी अहम चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और एक हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे पकड़ नहीं सकते। अगर हम इसे पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तब भी लाइट हमारे हाथ में अंधेरा पकड़ा के चली जाएगी। हम लाइट को पकड़ नहीं सकते, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हम लोगों को लाइट को पकड़ने का तरीका नहीं आता। लेकिन दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में एक ऐसी भी जगह है जो एक काम बखूबी कर सकती है, और उस जगह का नाम है ब्लैक होल। साल 1916 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पब्लिश की हुई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूनिवर्स के एक ऐसे रीजन का प्रेडिक्शन किया जिसे उन्होंने ब्लैक होल का नाम दिया था। लेकिन ये ब्लैक होल आखिर होता क्या है, चलिए जानते हैं। एक ऐसा सितारा जिसका मास हमारे सूरज के मास का 2 से 3 गुना हो, और जब ये सितारा अपनी लाइफ के एंड को पहुंच जाता है तब वो कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस तरह से ब्लैक होल फॉर्म में आता है। अब ब्लैक होल का नाम सुन के हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई एम्प्टी स्पेस हो, जैसे कि कोई गड्ढा होता है, या फिर ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो फिज़िकल बॉडी रखता हो। लेकिन असल में ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ब्लैक होल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो शो करता है, लेकिन ब्लैक होल के फिज़िकल पार्ट को समझना और उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ऐसा क्यों है, मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बॉल इमेजिन कीजिए, जिस बॉल के अंदर एक बड़े से शहर जैसे कि बेंगलोर को फिट किया जा सके। और आप सोचिए, अगर उसी बॉल में हमारे सूरज जैसे 10 स्टार को ठूस दिया जाए तो क्या होगा। और ब्लैक होल बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक छोटी सी जगह में बहुत सारा मास जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उस जगह की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बाहर नहीं निकल सकते, जैसे कि लाइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया, लेकिन इस प्रिडिक्शन के कई डेकेड्स बाद तक भी ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट की तरह ही जाना गया। और साल 1964 में एक ब्लैक होल को पहली बार डिस्कवर किया गया। दोस्तों, सबसे पहला ब्लैक होल जो डिस्कवर किया गया उसका नाम है सिग्नस X1, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सिग्नस नामक एक कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। और कॉन्स्टलेशन स्टार्स के एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हैं। नासा के मुताबिक एस्ट्रोनॉमर्स को ब्लैक होल के फर्स्ट साइंस 1964 में ही दिख गए थे, जब एक साउंडिंग रॉकेट ने सेलेस्टियल सोर्सेस से एक्सरे को डिटेक्ट किया। और 1971 में एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पता लगा लिया कि ये एक्सरेज एक बहुत ही चमकदार ब्लू स्टार से आ रहे हैं, और ये स्टार एक स्ट्रेंज डार्क ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। लेकिन ब्लैक होल अपने आसपास के मैटर पे जो इफेक्ट डालता है, उसकी मदद से ब्लैक होल की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक ब्लैक होल इंटरस्टेलर क्लाउड के पास से गुजरता है तो ये ब्लैक होल उस क्लाउड के मैटर को अपने अंदर खींच लेता है। और इसी तरह अगर कोई नॉर्मल स्टार ब्लैक होल के पास आता है तो ब्लैक होल उस स्टार को फाड़ के अपने अंदर खींच लेता है। दोस्तों, स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के हिसाब से हर 1000 में से एक स्टार इतना मैसिव होता है कि वो एक ब्लैक होल में बदल सके। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। तो ये पॉसिबल है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 करोड़ से ज़्यादा ब्लैक होल मौजूद हों। दोस्तों, ब्लैक होल को डिटेक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, और नासा के एस्टीमेट के हिसाब से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक स्टेलर ब्लैक होल्स हो सकते हैं। और स्टेलर ब्लैक होल का ही एक टाइप है। एस्ट्रोनॉमर्स ने मास के हिसाब से ब्लैक होल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। और इन तीनों ब्लैक होल्स के मास की रेंज अप्रॉक्सीमेट है। और इन ब्लैक होल्स के मास की बाउंड्रीज कहाँ सेट की जाए, ये पता लगाने के लिए साइंटिस्ट हमेशा इन ब्लैक होल्स के मास को
रीअसेस करते रहते हैं। और दोस्तों, कई कॉस्मोलॉजिस्ट को ये भी शक है कि फोर्थ टाइप का ब्लैक होल भी मौजूद हो सकता है, जो यूनिवर्स के बर्थ के टाइम फॉर्म में आया हो, जो कॉस्मोस में छुपा हुआ हो और अब तक डिटेक्ट ना किया गया हो। सबसे पहला है स्टेलर ब्लैक होल। दोस्तों, एक ऐसा स्टार जिसका मास हमारे सूरज के मास का 8 गुना हो, और जब ऐसे स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तब इसका कोर भी कोलैप्स कर जाता है और फिर रिबाउंड होके एक सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड हो जाता है। और एक्सप्लोजन के बाद जो भी मटेरियल बचता है उसकी क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि एक्सप्लोजन से पहले उस स्टार का मास कितना था। अगर एक्सप्लोजन के बाद इस बचे हुए मटेरियल की क्वांटिटी कम होगी तो इस मटेरियल से एक सिटी के साइज़ का सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर एक्सप्लोजन के बाद इसके बचे हुए मटेरियल का मास हमारे सूरज के मास का 20 गुना या उससे ज़्यादा हो तो ऐसे स्टार का कोर कोलैप्स करके एक स्टेलर ब्लैक होल में बदल जाता है। और दोस्तों, एक्सप्लोजन के बाद जो भी नए ऑब्जेक्ट्स पैदा होते हैं उनके मास की रेंज सूरज के मास का 100 गुना तक होती है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टार के एक्सप्लोजन के बाद जो भी मटेरियल बचता है या जो भी नए ऑब्जेक्ट पैदा होते हैं उनका मास इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सप्लोजन से पहले उस स्टार का मास कितना था। हाँ, क्या बोला ये? बार बार हो रहा है मुझे, इसलिए यहाँ क्यों है मेरे को जगह नहीं आ रहा। क्या बोला ये? स्टेलर मास ब्लैक होल्स दूसरे स्टार्स या ब्लैक होल्स के साथ कोलाइड करके अपने मास को बढ़ा सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 50 सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड स्टेलर मास ब्लैक होल्स मौजूद हैं, लेकिन साइंसदानों को यह लगता है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 करोड़ स्टेलर मास ब्लैक होल्स हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन हर लार्ज गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। इन ब्लैक होल्स का मास सूरज के मास का 1 लाख गुना से 100 करोड़ गुना तक होता है। और जो सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है उसका नाम है सेजिटेरियस ए, और इस ब्लैक होल का मास 40 लाख सूरज के मास के बराबर है। कोई आम इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि सूरज के मास का 40 लाख गुना कितना होता है। फिर भी सेजिटेरियस ए को अगर दूसरे गैलेक्सीज़ के सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो सेजिटेरियस ए का मास काफ़ी कम साबित होगा। मिसाल के तौर पे एक गैलेक्सी लेते हैं, होमबर्ग 15A, जो अर्थ से 70 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद है। और इस गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है उसका मास 40 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है, और एक सोलर मास तकरीबन सूरज के मास के बराबर होता है। तो कंपैरिजन देख लीजिए, सेजिटेरियस ए का मास है 4 मिलियन सोलर मासेस और होमबर्ग 15A के सुपरमैसिव ब्लैक होल का मास है 40 बिलियन सोलर मासेस। और डिस्टेंट गैलेक्सीज़ के ऑब्जर्वेशन में ये सामने आया है कि कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स के शुरुआती 1 बिलियन सालों में ही फॉर्म में आ चुके थे। और दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है कि ये ब्लैक होल्स शुरुआती यूनिवर्स के सुपरमैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने की वजह से वजूद में आए हो। और इन ब्लैक होल्स का ओरिजिन अब तक एक मिस्ट्री है। और अब मज़े की बात सुनिए, साइंसदानों का मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स छोटे ऑब्जेक्ट्स को खा के अपना साइज़ बढ़ा सकते हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं तो उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले ब्लैक होल की तरफ, जिसका नाम है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। साइंसदान ये सोचते हैं कि ब्लैक होल्स के साइजेस में एक कंटिन्यूम यानी टाइम के साथ स्लोली चेंज होने की काबिलियत है, और कॉस्मिक टाइम में स्टेलर मास ब्लैक होल्स के कोलिजन से ज़रूर इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स बने होंगे। और इन ब्लैक होल्स के मास की रेंज कुछ 100 सोलर मासेस से लेकर 1 लाख सोलर मासेस तक होनी चाहिए, और ये एक अंदाज़न रेंज है। और साइंसदान इस तरह के ब्लैक होल्स को एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, कुछ डेकेड्स पहले तक ऐसा माना जाता था कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन रीसेंट ऑब्जर्वेशंस ये सजेस्ट करती है कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स ज़रूर होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं।
दोस्तों, जिस चौथे टाइप के ब्लैक होल का मैंने जिक्र किया था, चलिए लग गया है तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इस ब्लैक होल को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। साइंसदानों की ये थ्योरी है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स यूनिवर्स के पैदा होने के पहले ही सेकंड में फॉर्म में आ चुके थे। हो सकता है उस वक्त में हॉट मटेरियल इतने डेंस हो कि ब्लैक होल बन जाएं, और इन ब्लैक होल्स के मासेस की रेंज एक पेपर क्लिप के लाखवें हिस्से से लेकर 1 लाख सूरज के बराबर हो सकती है। और जब यूनिवर्स क्विकली एक्सपैंड और ठंडा हो गया तो इस तरह ब्लैक होल बनने की कंडीशंस भी ख़त्म हो गई, जिसका मतलब वैसे हालात चेंज हो गए, इसलिए वैसे ब्लैक होल्स बनना भी ख़त्म हो गए। यूनिवर्स के बनने के 13.8 बिलियन साल के बाद भी साइंसदानों के पास कोई एक डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है कि जो साबित कर सके कि प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स कभी मौजूद भी थे, और ये भी पॉसिबल है कि ये ब्लैक होल्स एवेपोरेट हो चुके हों। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस के मुताबिक ऐसे ब्लैक होल्स जिनका मास कम होता है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं उन ब्लैक होल्स के मुकाबले जिनका मास ज़्यादा होता है।